तो इस बार ज़्यादा मुझे लगे कि नहीं अभी ऑन किया नहीं है
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, तो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम हरे लोग कृष्ण कक्षा धन्यवाद। प्रारंभ करने से पहले, यस, कक्षा प्रारंभ करने से पहले हम लोग अभी मंगलाचरण का पाठ करेंगे, तो आप सब लोग भी कीजिए। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतकमलं श्रीवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम हरे। आप सब लोग अपना माइक म्यूट रखिए प्लीज। प्लीज। यस, ओके ओके। हरे कृष्णा। तो आपका सब डिवोटीज का इस क्लास में स्वागत है। तो आप सब डिवोटीज ने रिवाइज किया जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था। लास्ट क्लास में जो भी कुछ पढ़ाया था सब किसने रिवाइज किया? जी मुरलीधर प्रभु, लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था बताइए। अदिति सूत्र प्रभु बताइए। हाँ हरे कृष्ण धनु प्रभु जी। हमने हरे पिछले कृष्ण। क्लास में क्लास में वर्णमाला, स्वर व्यंजन और इनके जो जो स्वर है, स्वर स्वर के लिए स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन व्यंजन के लिए स्वर की आवश्यकता होती है शब्द उच्चारण के लिए। जी। और स्वर के द्वारा शब्द बनते हैं। जी। स्वर के द्वारा नहीं बनते, वर्णों के द्वारा शब्द बनते हैं। वर्णों के मेलन से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेलन से क्या बनता है? वाक्य बनता है। ओके, यस, ओके। वर्णों के मेलन से शब्द और शब्दों के से वाक्य। ओके, यस, कृष्ण कीर्ति प्रभु। ओके, ये पहले क्लास में ये पंचतारा के पंचतारा का व्यंजन है। तो ये कॉन्सोनेंट्स है। कांतिया, तालु, मूर्ध्या, दंत्या and ओष्टम। यस यस, और नासिका और नासिया। यस, ये जो नासिका नासिका नासिका, कंठ्य तालु मूर्धा, हाँ, कंठ तालु मूर्धा दंत्य ओष्ठौ और नासिका। ओके, नासिका। यस यस, तो ये उच्चारण स्थान, ठीक है। ओके, थैंक यू।
ठीक है, अभी कौन मुझे बताएगा उच्चारण स्थान का क्या अर्थ होता है? उच्चारण स्थान हम लोग बोलते हैं ना, तो उस वो वर्ड का क्या अर्थ होता है बताइए, रीजन कीजिए। उच्चारण स्थान का मतलब होता है कि जो हम्म। हमारे मुंह में जितनी भी पार्ट्स है, लाइक पैलाटल मतलब नीचे का, या फिर जीभ का कैसे मूवमेंट होता है, जी कहाँ पे किसका मूवमेंट होता है, दांतों का मूवमेंट हुआ, दांतों का किसका जरूरत है उच्चारण करने के लिए, किसी का जीभ की जरूरत है उच्चारण करने के लिए, तो किसी की नाक की जरूरत है, थ्रोट की जरूरत है, मतलब गले की जरूरत है। तो ऐसा है उच्चारण स्थान। यस यस, तो अलग जो जो स्थान है, जैसे कंठ है तो कंठ से आवाज, या तालु मतलब ऊपर जीभ यदि जब ऊपर टच होता है तब उसकी उधर से जो आवाज निकलती है, तो वो अलग अलग उच्चारण है, ठीक है, और अलग अलग उच्चारण स्थानों से क्या निकलते हैं, वर्ण की ध्वनियां निकलती है, ठीक है, जैसे क, ठीक है, क ऐसे ध्वनि निकली क, तो वो कहां से आई? कंठ से आई। तो ये कंठ क्या है? ठीक है, तो कौन लास्ट क्लास में कोई पूछ रहा था ऊष्मा का क्या होता है, ठीक है, कौन? सब लोग वीडियो ऑफ रखे, बहुत सारे वीडियो ऑफ रखे, प्लीज सब लोग प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए। दीदी प्रभु, योगेश कोटकनी, जरका जरका माता जी, ज्योति, हरे कृष्ण प्रभु जी। वर्णों के यस उच्चारण के लिए जो ये तालिका दी गई है कि क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये जो वर्ग दिए हैं, इसके अंदर जो यस नेजल वाला है ना, नासिका वाला, और अंत उष्मान और उष्मान, ये मुझे समझ नहीं आया है, थोड़ा एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए प्लीज। क्योंकि जो जी कैटेगरी जी है वो जी, नीचे ओष्ठों तक तो वो बना हुआ है चार्ट, लेकिन नासिका वाला 5th नंबर पे अलग से क्यों है, और ये सेमी वोवल्स और सिबिलियंस उष्मान ये अलग से यहाँ चार्ट में है ऊपर। जी जी जी, मैं समझाता हूँ माता जी वापस। यस, ठीक, ठीक है, तो अभी तो ये जो है व्यंजन कितने 33 व्यंजन होते हैं, ओके, क से लेकर म तक, बा में य र ल व श श स ह, अभी ये जो हर एक जो ये जो व्यंजन जो है क से लेकर म तक, तो ये वर्ग में विभाजित किया गया है, इसको वर्गों में, जैसे क वर्ग, तो क वर्ग मतलब क ख ग घ ङ, इनका उच्चारण स्थान है कंठ्य। च वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु, ठीक है, उसके बाद त वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा, बाद में त वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत्य, उसके बाद प वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठो, ठीक है, ये क्लियर है। अभी ये जो क वर्ग, ये जो क से लेकर म तक जो व्यंजन है सब, ठीक है, इनको क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन, इनको बोलते हैं वर्गीय व्यंजन, कोई नया नया टर्म नहीं है। हम लोग जब इनको क वर्ग बोलते हैं ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, वर्ग, तो इसके वजह से इनको वर्गीय व्यंजन बोला जाता है, इनको वर्गीय व्यंजन, ठीक है। वर्गीय व्यंजन मतलब कितने व्यंजन? बस क से लेकर म तक, मतलब 25 व्यंजन को एक टाइटल दिया है, कॉल वर्गीय व्यंजन, ठीक है। अभी
प्रभु जी संज्ञा जो क वर्ग है आपका उसका कनेक्शन, स्थान कंठ्य आपका है। वॉइस ब्रेक हो रहा है प्रभु जी, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है बार बार। कनेक्शन थोड़ा चेक कीजिए आपका। वॉइस ब्रेक अभी अभी आवाज आ रही है माता जी? हरे कृष्ण। अभी इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा वीक है। अभी आ रही है? हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, थोड़ा क्लियर हुआ है लेकिन पूरा ब्रेक क्लियर हो नहीं रही हुआ। है, शायद ब्रेक हो रही आपका वीडियो बंद करे। ओ अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट लग रहा है प्रभु जी। अभी कोई इम्प्रूवमेंट है अभी? हाँ, अभी अच्छा है। ओके ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है। वापस रिपीट करूंगा कि ये जो क है ना, क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो ये जो 25 जो 25 व्यंजन जो है, 25 व्यंजन पूरा क से लेकर म तक, इनको बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। ठीक है, इनको बोलते हैं वर्गीय व्यंजन, मतलब वर्ग में बद्ध है, इसकी वजह से इनको बोला जाता है वर्गीय व्यंजन। अभी एक माता जी का क्वेश्चन था कि ये इधर जो फिफ्थ वर्ण जो है, हर एक फिफ्थ वर्ण जो है, हर एक वर्ग का जो फिफ्थ वर्ण है, न, ञ, ण, न और म, इनको नेसल्स क्यों लिखा है? नेसल्स या नासिका। तो माता जी आप सुनिए ध्यान से, सब लोग ध्यान से सुनिए। क से लेकर घ तक और इन पूरा जो है, क से लेकर पूरा ये जो है, तो इनका इस प्रकार से, मतलब क से घ तक कंठ्य बस एक ही उच्चारण स्थान है। ठीक है, लेकिन ङ जो है, ङ जो पंचम जो वर्ण है, उनके दो उच्चारण स्थान है। कितने उच्चारण स्थान है? दो जगह से हम लोग वो वर्ण को प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो कौन सा वो कौन से उच्चारण स्थान है? दो। सबसे पहला है कंठ्य, क्योंकि क वर्ग में अंग इंक्लूड है, इसकी वजह से कंठ्य भी उच्चारण स्थान है, और साथ में नेसल्स या तो नासिका भी उसका उच्चारण स्थान है। तो यदि मैं पूछूंगा कि ङ का उच्चारण स्थान कौन से है, तो आप क्या बताएंगे? कंठ्य और नासिका। सिमिलरली न्य, ठीक है, इधर जो न्य है, ये भी इसका उच्चारण स्थान क्या है? सबसे पहले च वर्ग के हिसाब से उच्चारण स्थान क्या है इसका? तालु। ठीक है, और साथ में दूसरा उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। तो न्य का उच्चारण स्थान है तालु और नासिका, दो उच्चारण स्थान है उसके। सिमिलरली न का भी, न का मूर्धा और नासिका, न का दंत्य और नासिका, और म का जो पर वर्ग में है, उनका ओष्ठ और नासिका। ठीक है, तो ये हो गया वर्गीय व्यंजन का उच्चारण स्थान का वर्गीकरण। ठीक है, उच्चारण स्थान के द्वारा इनको बताया गया कि क वर्ग का कंठ्य इस प्रकार से हुआ है, तो इनको क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन। ठीक है, ये क्लियर है सबको? कोई इसमें डाउट बताइए, कोई डाउट है इसमें किसी को? ओके, नो डाउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, हम लोग ये जो क से लेकर म तक जो पढ़े 25 जो व्यंजन, इसके अलावा और भी व्यंजन है। ठीक है, इसके अलावा कितने और व्यंजन है? 8 व्यंजन और भी है। ठीक है, तो 8 व्यंजन जो इसके अलावा जो है, 25 व्यंजन के अलावा जो 8 व्यंजन और है, उनको वर्गीय व्यंजन नहीं बोलते। ठीक है, क्यों नहीं बोलते इनको वर्गीय व्यंजन? कौन बताएगा? इनको वर्गीय व्यंजन क्यों नहीं बोलते? आई थिंक क्योंकि इनका जो उच्चारण स्थान कैटेगरी वाइज नहीं है, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ। नहीं माता जी, उनका उच्चारण स्थान तो है ही, क्योंकि हर एक वर्ण जो भी हम लोग बोलते हैं, तो उसका उच्चारण स्थान तो रहता ही है। ओके, मैं बताता हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो इनको वर्गीय व्यंजन क्यों नहीं बोलते? आप सबसे पहले वर्गीय का अर्थ समझिए। वर्गीय व्यंजन मतलब जो वर्ग में बद्ध हो। वर्ग में बद्ध मतलब क्या? जैसे क हम लोग बोलते क वर्ग,
तो ये क वर्ग का क्या क्या मतलब होता है? क, ख, ग, घ और ङ, ठीक है। तो इनको बोलते हैं क वर्ग। ये पूरा क वर्ग हम यदि बोलेंगे तो ये पूरा इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली च वर्ग, च वर्ग मतलब छ, छ, ज, झ, ञ, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसी तो ये तो हम लोग शुरू का जो वर्ड है ना, ये जो क, च, ट, इसके आगे हम लोग क्या जोड़ देते? वर्ग जोड़ देते। तो वर्ग यदि हम लोग जोड़ देंगे तो उसके द्वारा हम लोग पूरा जो फैमिली है, क वर्ग की जो पूरी फैमिली है, क, ख, ग, घ, ङ, तो फैमिली पूरी इंक्लूड हो जाती है। हमको बार बार बोलना नहीं पड़ता क, ख, ग, घ, ङ। क वर्ग यदि आप बोलेंगे तो सब कुछ इंक्लूड, ठीक है। वर्गीय व्यंजन का अर्थ है कि जो वर्ग के अंदर बद्ध व्यंजन जो है, वर्गों के अंदर जो व्यंजन बद्ध है, ठीक है। इस प्रकार से हमको वर्गीय व्यंजन का अर्थ समझना है। अभी जो य, र, ल, व जो है और श, श, स, ह जो है, इनका कोई वर्ग है? इनका कोई वर्ग नहीं है। इन सेंस क वर्ग जैसे इनकी जो फैमिली होती है ना, क वर्ग जैसे, वैसे इनकी फैमिली नहीं है, ठीक है। इनका अलग अलग उच्चारण स्थान है और इनको अलग फैमिली दिया गया है, इनका अलग नाम है। तो इनका नाम क्या है? इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं य, र, ल और व को क्या बोलते हैं? अंतस्थ बोलते हैं, अंतस्थ। अभी आप लोग सोचेंगे ये अंतस्थ का क्या मतलब होता है? अंतस्थ का क्या मतलब होता है? तो अंतस्थ का ये मतलब होता है कि जैसे इधर जो है वर्गीय व्यंजन, ये जो 25 जो व्यंजन है, इनको क्या बोलेंगे हम लोग? वर्गीय व्यंजन, ठीक है। इनको वर्गीय व्यंजन बोलेंगे। और ये जो है सिबिलेंट्स, सिबिलेंट्स मतलब ऊष्माण, जिसमें श, श और स और ह जो है, बोलते हैं हम लोग ऊष्माण, ठीक है। मैं आपको ऊष्माण का भी अर्थ बताता हूं। तो ये दोनों के बीच में है ना, ये है ना, तो ये ऊष्माण जो है और वर्गीय व्यंजन जो है, उसके बीच में य, र, ल, व वर्ण आते हैं। इसके वजह से इनको क्या नाम दिया गया है? अंतस्थ। अंतः मतलब क्या होता है? अंतः, अंतः मतलब अंदर, ठीक है, इन बिटवीन। अंतः मतलब एक अर्थ होता है, अंतः का क्या मतलब होता है? एक क्या मतलब होता है? बिटवीन, किसी के इनसाइड। और स्थ मतलब क्या होता है? जो स्थित है। तो जो वर्गीय व्यंजन और ऊष्माण, ऊष्माण व्यंजन, ये दोनों के बीच में जो स्थित है, उनको क्या बोलेंगे? अंतस्थ। और अंतस्थ कौन कौन से है? य, र, ल और व। इनकी बस एक नाम दिया गया है, अंतस्थ। तो यदि हम लोग अंतस्थ बोलेंगे तो य, र, ल, व इंक्लूड हो जाएगा। अभी इनका उच्चारण स्थान अलग है, ठीक है। इनको नाम तो दे दिया गया, इनको नाम तो दे दिया, लेकिन इनका उच्चारण स्थान अलग अलग है। तो य का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। र का उच्चारण स्थान है मूर्धा। ल का उच्चारण स्थान है दंत्य। और व का उच्चारण स्थान है ओष्ठो, ठीक है। अभी एक सेकंड, अभी मैं किसी से पूछता हूं अंतस्थ का क्या मतलब होता है। यस, डॉक्टर योगेश कोटकनी, प्लीज प्रभु जी प्लीज बताइए अंतस्थ का क्या मतलब है? Hare Krishna. So Hare antar Krishna. means in between something. Sthit in between. It is situated in between. So in this case, it is situated between the Vargiya and the Ushman. So therefore, it's called Yes. Antastha. Very nice. Very nice. Thank you. Excellent. Okay. अभी हम लोग ने वर्गीय व्यंजन का अर्थ समझ लिया, ठीक है। उसके बाद अंतस्थ का मतलब समझ लिया। अभी हम लोग समझेंगे ऊष्माण का क्या मतलब होता है। ऊष्माण क्या ना, एक नाम है। तो वो नाम या वो जो वर्ग है, तो वो फैमिली में कितने वर्ण आते हैं? श, श और स और ह, ठीक है। ये 4 व्यंजन जो है वो ऊष्माण क्लास में आते हैं, ठीक है। वो ऊष्माण क्लास में आते हैं, श, श, स, ह। अभी ऊष्माण का वर्ड का अर्थ क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, कोश के हिसाब से
ऊष्मा मतलब गरम, ठीक है, ऊष्मा मतलब गरम। तो ऊष्माणः संस्कृत में उसका ये मतलब होता है कि ऊष्माणः हम लोग बोलते हैं यदि बहुत सारे वर्ण होते हैं ना, बहुत सारे वर्ण, मतलब जैसे श श स ह है, 4 वर्ण है, इसकी वजह से उसको ऊष्माणः बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऊष्मा जो है, ऊष्मा, ऊष्मन मतलब गरम, तो उसका अर्थ ये लिखा गया उसमें कि हम लोग जब ये जो वर्ड्स है श स और स और ह, इसको जब हम लोग प्रोनाउंस करते हैं तो गर्म हवा निकलती है बाहर से। आप लोग सोचेंगे ये तो सभी व्यंजनों में गर्म हवा निकलती है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या रहा, है ना। क में भी आप देखिए, आप ये जैसे यदि आप हाथ रखेंगे मुंह के पास, आप क बोले, क च ख छ, आप बोलेंगे थोड़ा तो हवा निकलेगी, गर्म हवा निकलेगी। सिमिलरली यदि आप श श स ह भी बोलेंगे तो गर्म हवा तो निकलेगी। तो इन दोनों को क्लासिफाई करने की क्या आवश्यकता थी? तो उसमें ये दिया है कि क्योंकि यदि आप ये व्यंजन जो है क से लेकर म तक, या क से लेकर ब तक, यदि आप जो ये जो व्यंजन जो है, तो इन लोगों को ये जो व्यंजन उसमें गर्म हवा तो निकलती है मुंह से, लेकिन जो श और स, श और स जो स ह है, ये जो 4 वर्ण है, उसको प्रोनाउंस करने में थोड़ी ज्यादा हम लोग को शक्ति लगानी पड़ती है। शक्ति लगाएंगे तो हवा भी ज्यादा निकलेगी जोर से, ठीक, गर्म हवा ज्यादा निकलेगी। तो इसके वजह से उसको, इसके वजह से थोड़ा डिफरेंशिएशन थोड़ा किया गया है, ठीक है। तो ये जो श श स है, तो इनको इसमें थोड़ा सा ज्यादा मुंह से गर्म हवा निकलती है प्रोनाउंस करते समय, इसके वजह से इनको बोला गया है ऊष्माणः, ठीक है। इनको क्या बोला गया है? ऊष्माणः। अभी इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? श, शिवजी वाला जो श है उसका उच्चारण स्थान है तालु, श का उच्चारण है मूर्धा, और स का उच्चारण स्थान है दंत्य। सरस्वती वाला जो सकार है उसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत्य। उसके आगे क्या है? ह, ह का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ्य, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ऊष्माण, हाँ ठीक है, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये व्यंजन का कैटेगरी पूरा हो गया, क से लेकर ह तक पूरा क्लासिफाई कर दिया हम लोगों ने इसमें, ये इसके उच्चारण स्थान क्या क्या है और इनको क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। तो क से लेकर मा तक क्या बोलते हैं? ज्योति माता जी बताइए। कुछ डिवोटीज ध्यान नहीं दे रहे क्लास में, वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। कृष्णन, हाँ, यस यस, व्यंजन। हाँ। क्या बोलते हैं इनको? क से म तक क्या बोलते हैं इनको? कैटेगरी क्या नाम दिया? व्यंजन। क, व्यंजन मतलब वर्गीय व्यंजन माता जी, वर्गीय व्यंजन। क्योंकि इनको क वर्ग बोलते हैं ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इसकी हाँ। वजह से क्या बोलते हैं इनको? क्या बोलते हैं इनको? सबको अलग अलग कैटेगरी दिया है, कंठस्थ्य, तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ्य। और ये वाला जो ये य, र, ल, व, और उसको उष्मा, उसको अंत्यस्थ, और श, यस, स, स, उसको उष्मा, ह को भी उष्मा, हाँ ऊष्माण, हाँ ठीक है, उष्माणः, ऊष्माण, हाँ इन लोग को उष्माणः, ऊष्माण बोलते हैं। उष्माणः। यस यस, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं इनको, ठीक है। ओ, कौन से लेके आता? वेरी नाइस, यस योगेश, योगेश Yeah, it's क वर्ग। क से लेके ह तक क वर्ग आता है। नहीं नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं सोचना है वर्गीय हम लोग व्यंजन। को। नहीं नहीं, ये जो ह जो है, आप देखिए इधर, आप देखेंगे थोड़ा सा, देखिए आप इधर, आपको ब्लैक लाइन दिख रही है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग बोल्ड लाइन दिख रही है, ब्लैक लाइन बोल्ड लाइन। तो आपको थोड़ा देखना है प्रभु जी कि इनको ही वर्ग बोलते हैं। क वर्ग में ह इंक्लूड नहीं है, ठीक है, नहीं है। यस, Okay. क वर्ग में ह इंक्लूड नहीं है, च वर्ग में य और श इंक्लूड नहीं है, ठीक है। Okay. तो आप लोग को ये समझना है कि जो ब्लैक लाइन, जो स्ट्रॉन्ग, ये जो बोल्ड ब्लैक लाइन जो बनाई है बॉर्डर,
तो उसका आपको समझ तक ही हम लोग को यदि वर्ग हम लोग बोलेंगे क वर्ग, तो क से लेकर ग तक ही उसको गिनना है, ठीक है, ह नहीं गिनना है। इवन और च वर्ग में भी य और श नहीं गिनना है। ओके, यस, ठीक है, वेरी नाइस। ओके, हम लोग ने भी व्यंजनों का उच्चारण स्थान देखा, उनका क्लास देखा, उनका नाम देखा, ठीक है, वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ, उसके बाद उष्माण, ठीक है, हमने देख लिया। अभी हम लोग किसका देखेंगे? व्यंजनों का क्लासिफिकेशन हो चुका है। अभी हम लोग किसका देखेंगे? स्वरों का देखेंगे। ओके, स्वर, वॉवेल्स का देखेंगे, ठीक है। अभी जो आ जो है, आ, इनका उच्चारण स्थान क्या है? सबसे पहले इनका नाम क्या है? ये जो इनको क्या बोलते हैं? आ ई ई, इनको क्या क्लास दिया है? इनको क्या नाम दिया है? स्वर। स्वर। यस, वेरी नाइस। अभी इनका उच्चारण स्थान क्या है? आप टेबल में देखिए, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। कंठ। यस, आ का उच्चारण स्थान है कंठ, कंठ्य। कंठ। यस, ई का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान क्या है इनका? तालु। 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 उसके बाद री, रे और री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। मूर्धा। और रे का उच्चारण स्थान क्या है? दंत्य। दंत्य। यस, और उसके बाद ऊ, और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। ओष्ठ। यस, वेरी नाइस, है ना ये? ओके, तो हम लोग इतना जो आ ई रे 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 और ऊ, इसके बाद आगे क्या है? ए आई ओ औ, ठीक है, ए आई और ओ औ, ठीक है। अभी इनका हम लोग उच्चारण स्थान देखेंगे, इनका उच्चारण स्थान देखेंगे हम लोग। यस, ये तो यस, ये री और र, ये एग्जैक्टली इनका थोड़ा बताइए कैसे वो है प्रोनाउंसिएशन? प्रोनाउंसिएशन, हाँ हाँ हाँ, यस। वो दोनों ज्यादा प्रभु जी, देखिए प्रभु जी, आप मैं बताता हूँ, ये जो, यदि आप फर्स्ट क्लास सुने होंगे इसके पहले वाला, तो मैंने बताया था कि जो रस्व जो वॉवेल्स होते हैं, रस्व कौन कौन से? अ, ई, रे और ऊ, ठीक है। ये कौन कौन से ये क्या है? ये 5 वर्ण, ये जो 5 स्वर है वो ह्रस्व स्वर में माने जाते हैं, ह्रस्व स्वर वर्ण, ठीक है। और दीर्घ स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? आ, ई, रे और रे हो गया, और ऊ, और उसके बाद ए आई ओ औ। तो शॉर्ट वॉवल जो होता है, शॉर्ट वॉवल या तो ह्रस्व, उसको प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा कम समय लगता है, प्रोनाउंस करने में कम समय लगता है। और जो दीर्घ जो स्वर वर्ण जो है, दीर्घ आ ई रे, ठीक है, और ऊ और ए आई ओ औ, इनको प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा रिलेटिवली जो शॉर्ट, ये तो ह्रस्व जो वर्ण है, उनसे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है बोलने में, ठीक है। इसके वजह से इनको रस्व तो 5 वर्णों को ह्रस्व बोलते हैं, और जो बचे हैं 8 जो बच गए हैं, उनको बोलते दीर्घ, ठीक है। अभी आप बोल रहे कि ये जो री और ये जो रे और रे जो है, इनका और रे रे, इनका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो प्रभु जी, ये जो वर्ण है री, ठीक है, इनको इसको री प्रोनाउंस नहीं किया जाता, रे करके, ठीक है। ई मात्रा नहीं है इसके आगे, इसको री नहीं बोलना है, ल, क्या बोलना है? ल, यस, ल, री नहीं, ल। सिमिलरली र, अब में र, कुछ लोग बहुत ये गलत प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग री ऐसे नहीं लिखा जाता। यदि आप री बोलेंगे तो कैसे लिखा जाएगा वो? देखिए मैं बताता हूं, कहाँ गया कर्सर? एक सेकेंड।
ठीक है, यदि आप री बोलते हैं री, तो क्या होगा, आप लकार के इधर आप र डाल देंगे और उसके आगे दीर्घ मात्रा दीर्घ इकार डाल देंगे। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाएगा, री। ठीक है, तो इनका जो है ये वाला जो वर्ण है इसका प्रोनाउंसिएशन इस प्रकार से नहीं करना है, परंतु कैसे करना है, ल। ठीक है प्रभु जी, रे। ल। यस, ओके। अभी हम लोग किसका देख लिए, वॉवेल्स का, उनका हम लोग देख लिए उच्चारण स्थान। ठीक है, कंठ्य, तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठव जिस प्रकार से है उनका उच्चारण स्थान हम लोग देख लिए। अभी हम लोग देखेंगे किसका उच्चारण स्थान देखेंगे, ए आई और ओ औ। अभी जो ए आई जो है वो अतुल पटेल बताइए, ये ह्रस्व है या दीर्घ है, अतुल पटेल प्रभु, अतुल प्रभु। उत्तर नहीं दे रहे हैं। यस, के सुमन रेड्डी माता जी। यस प्रभु जी। ए आई और ओ है ह्रस्व है या दीर्घ है, दीर्घ। यस, ए आई ओ औ दीर्घ स्वर वर्ण है। ओके, यस यस। अतुल प्रभु आप वीडियो स्विच ऑन कीजिए, अटेंटिव रहिए क्लास में प्लीज, सब लोग प्लीज अटेंटिव रहिए क्लास में। ओके, ठीक है, तो ए आई जो है और ओ औ है इनको दीर्घ स्वर वर्ण बोलते हैं, दीर्घ इनका स्वर वर्ण है, दीर्घ है ये। ठीक है, अभी इनका उच्चारण स्थान क्या है, तो हम लोग ने शुरू में पढ़ा था, इनको ए आई और ओ औ को बोलते हैं डिफ्थोंग्स। क्या बोलते हैं, डिफ्थोंग्स या संध्यक्षर। तो ये जो ए आई है वो दो वर्णों से बना है, दो स्वरों वर्णों से बना है। ए इक्वल्स टू अ प्लस ई, ठीक है, अ प्लस ई। आई इक्वल्स टू अ प्लस ई, ओके, बड़ा इकार ई मात्रा, बाद में ओ जो है ओ, वो ओ इक्वल्स टू अ प्लस उ। तो ये दो स्वर जो है अ और उ, इन दोनों से क्या बना है, ओ स्वर वर्ण बना है। अ और उ जो है अ प्लस उ इक्वल्स टू औ। ठीक है, तो ये हो गए डिफ्थोंग्स। तो ये जो है इनको ए और आई इनको क्या बोलते हैं, कंठ तालु। इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु। तो हम लोग ने इसके शुरू में तो पहले हम लोग ने एक ही देखा था, कंठ्य, तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठव। ठीक है, एक ही देखा था। लेकिन ए आई जो है इनका दो उच्चारण स्थान एक साथ है, दो उच्चारण स्थान एक साथ है। क्यों ऐसा, क्योंकि जैसे आप देखिए ए जो है वो किससे बना है, अ, पहले सबसे पहले अ से बना है, अ प्लस ई से बना है। ठीक है, अ का उच्चारण स्थान क्या है, कौन बताएगा, रुकिए एक सेकंड। सुतनुका देव रॉय। हाँ जी। अ का उच्चारण स्थान क्या है, अ का उच्चारण स्थान होगा कंठ। यस, वेरी नाइस। और ई का, ई का, ई का क्या उच्चारण स्थान है, ई का भी कंठ ही होगा। नहीं माता जी, ई का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है। तो देखिए अ और आ जो है इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ्य। ई और ई का उच्चारण स्थान क्या है, ओ पेटल्स मतलब तालु। तालु, यस, वेरी नाइस। और रे रे उसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, मूर्धा। यस।
ठीक है, तो ऐसा नहीं समझना है कि सब स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके, तो इसके वजह से ये जो ए जो वर्ण है ए, वो किन दो वर्णों से बना है? अ प्लस ई से बना है, अ प्लस ई से बना है। अभी स्थान कंठ है, ठीक है, ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। इसके वजह से ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? अदिति सूत्र प्रभु बताइए। कंठ तालु। हाँ सुमति माधव, यस, तो कंठ तालु। ओके, ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालु, क्योंकि अ प्लस ई से बना है ना ये वर्ण, अ और ई से वर्ण इससे बना है, इसके वजह से इस ए का उच्चारण स्थान होगा कंठ तालु। सिमिलरली आई, आई किन दो वर्णों से बना है? अ और ई, दीर्घ ई का, और ई दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। इसके वजह से आई का भी उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालु, कंठ तालु। तो ए आई का उच्चारण स्थान है कंठ तालु। आप सब लोग प्लीज नोट कीजिए, तो नोटबुक लेकर बैठे, आप प्लीज नोटबुक रखिए और नोट्स बनाइए उसका, कि इसका उच्चारण स्थान ये है, ठीक है। नोट बना रहे। यस यस, वेरी नाइस, ऐसे नोट्स बनाना है उसका, नोट्स, ठीक है, क्योंकि बाद में आपको काम आएगा ये इवन में बाद में कभी कभी पूछूंगा, तो प्लीज आप हर दिन रिवीजन कीजिए। जो भी नोट्स बनाते हैं तो आप प्रीवियस क्लास का जो भी शुरू से पढ़ा आप रिवीजन कीजिए, हर दिन रिवीजन कीजिए, क्योंकि ये वापस आएगा, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए सब चीजें। ओके, ओ और औ, ओ और औ जो है, ये जो दो जो और जो संख्याक्षर जो है, उनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ, इनका उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ। यस, तो ओ किन दो वर्णों से बना है? हरे कृष्ण, अ, बोलो। हरे कृष्णा, अभी जो हरे उच्चार कृष्णा, किए, बीच में थोड़ा ब्रेक हुआ था। ओके, अभी सुनाई दे रहा है प्रभु जी? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हरे कृष्णा। हाँ, यस प्रभु जी। यस, ओके ओके, तो ओ जो वर्ण है वो दो अक्षरों से बना है, दो वर्णों से बना है, वो है अ और उ, ठीक है। अभी हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्णा। यस, प्रणाम। आप बताइए उ का उच्चारण स्थान क्या है? उ का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ का उच्चारण तभी थोड़ा शायद में थोड़ा लेट जाना हो गया, तो अभी अभी जाना हो, पता नहीं चल। हाँ हाँ, उ का उच्चारण स्थान क्या है बताइए? लास्ट क्लास में नहीं था ना प्रभु जी, मैं अच्छा, आप लास्ट इस क्लास क्लास में में अभी नहीं जाना थे? प्रभु। लास्ट क्लास में था प्रभु मैं, आप लास्ट क्लास का इस क्लास रिकॉर्डिंग में सुनिए। अभी जानूंगा। हाँ हाँ, ओके, आप लास्ट क्लास का लास्ट क्लास में रिकॉर्डिंग। था। ओके, यस, ठीक है, एनीवे, तो उ का जो उच्चारण स्थान है वो है ओष्ठ, ठीक है, ओष्ठ उच्चारण स्थान है उसका। यस, इसके वजह से अ का उच्चारण स्थान है कंठ्य, कंठ उच्चारण स्थान है उसका, और उ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। इसके वजह से ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठोष्ठ, क्या होगा? कंठोष्ठ। सिमिलरली औ जो है वो भी, उसका भी वो किन दोनों वर्णों से बना है? अ प्लस उ, दीर्घ उ का। इसके वजह से उ और उ जो है, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। एंड दैट्स वाई इसका औकार का जो औ जो है उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ ओष्ठ। क्या होगा? कंठोष्ठ। यस, यस।
मनीष प्रभु। हाँ जी। यस, बताइए हाँ। प्लीज। ये ए जो है, ए उनका उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? ए का कंठ ये जो कंठ ए तालु। वर्ण है उसका कंठ यस, तालु। कंठ तालु। यस, Yes. औ का औ का कंठ नहीं, औ का औष्ठव। अभी, औ का कंठौष्ठव। ओष्ठ। यस, वेरी नाइस, यस वेरी नाइस, कंठोष्ठ। प्रणाम। ओके, ठीक है, समझ में आया सब डिवोटीज को? कोई इसमें कोई क्वेरीज है किसी को? कोई क्वेरीज? जी नहीं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी अभी हम लोग पढ़ेंगे अनुस्वार तथा विसर्ग। तो ये जो स्वर जो वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण, उसमें हम लोग ने कितने स्वर देखे? कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर होते हैं। ठीक है, उसमें अह इंक्लूड नहीं होता। अह स्वर में नहीं माने जाते। ठीक है, तो क्या, तो ठीक है, अभी अनुस्वार और विसर्ग, तो ये जो बिंदु जो होता है ना, ये जो हम लोग लिखते हैं, इधर देखिए, ये जो मेरा रेजर जो पॉइंटर है, इधर देखिए, ये जो में जो ऊपर जो बिंदु है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। ठीक है, तो अभी अनुस्वार की डेफिनेशन क्या है हम लोग देखते हैं। पहले सबसे पहले उसका अर्थ क्या है? अनुस्वार क्या है एग्जैक्टली? अनुस्वार क्या है? नासिका ध्वनि या नासिका जो उच्चारण स्थान है उसका हम लोग ने, मैंने बताया था, नासिका उच्चारण स्थान जो है, जो एक स्वर के ऊपर एक बिंदु द्वारा दर्शाई जाती है। ठीक है, तो अनुस्वार जो है वो एक ध्वनि है। ठीक है, एक नासिका ध्वनि है। उसका उच्चारण स्थान क्या है? अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। ठीक है, तो अनुस्वार जो है वो प्रोनाउंस जब हम लोग करते हैं तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो स्वर के ऊपर आश्रित है। ओके, तो अनुस्वार को यदि हमको प्रोनाउंस करना है तो उसको प्रोनाउंस करने के लिए हमको स्वर का आश्रय लेना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए अभी ये जो सब स्वर जो है, फॉर एग्जांपल हम लोग देखें तो आम, ठीक है, इम, ईम, बाद में ठीक है, ऊपर दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है? तो ये हम लोग, मैं हर एक जो स्वर वर्ण है उसके ऊपर क्या डाल रहा हूं? एक बिंदु डाल रहा हूं। तो ये जो ऊपर जो मैं बिंदु डाल रहा हूं, ये क्या बता रहा है? अनुस्वार बता रहा है। ठीक है, तो ये आम, इम, उम, ठीक है, बाद में रिम, बाद में रिम, ठीक है, उसके बाद रिम, उसके बाद एम, आइम, ओम, ठीक है। तो अनुस्वार को प्रोनाउंस करने के लिए हमको किसका आश्रय लेना पड़ेगा? स्वर का आश्रय लेना पड़ेगा। ठीक है, हमको स्वर का आश्रय लेना पड़ेगा उसके लिए। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे अंश, एक वर्ड है अंश। ठीक है, तो ये अंश जो वर्ड है इसके ऊपर अनुस्वार किधर दर्शाया गया है? स्वर वर्ण के ऊपर एक बिंदु के द्वारा अनुस्वार को दर्शाया गया है। ठीक है, सिमिलरली स्वर जो वर्ण है आम, इसमें भी अनुस्वार को कैसे दर्शाया गया है? अनुस्वार को एक बिंदु के द्वारा दर्शाया गया है। ओके, ये समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद विसर्ग। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना अह, तो उसके बाद अह, ये जो विसर्ग, तो विसर्ग को हम लोग कैसे बताते हैं? लास्ट में कोई भी वर्ण होता है, स्वर वर्ण होता है, तो उसको हम लोग दो डॉट के द्वारा हम लोग विसर्ग को बतलाते हैं। ठीक है, अभी विसर्ग होता क्या है? ठीक है, विसर्ग ध्वनि क्या है? सबसे
तो विसर्ग की ध्वनि कहाँ से ध्वनि निकलती है विसर्ग की, ठीक है। अह, अह में आहा, ईही, ईही, उहु, ठीक है। तो अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों किसके ऊपर आश्रित है? स्वर के ऊपर आश्रित है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है विसर्ग का? कंठ। और विसर्ग हर एक स्वर के बाद हम लोग दो बिंदु के द्वारा, दो डॉट्स के द्वारा हम लोग दर्शाते हैं उसको, ठीक है। तो कंठीय ध्वनि जिसे स्वर के बाद दो डॉट्स द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर राम, ठीक है। ये जो मह जो है, मह में क्या इंक्लूड है? अ इंक्लूड है ना, क्योंकि व्यंजन जो होता है वो बिना स्वर के उच्चारण नहीं कर सकते हम लोग। इसके वजह से म के बाद अकार है, और अकार के साथ क्या जोड़ा गया है? विसर्ग। इसके वजह से विसर्ग जो है वो स्वरों के ऊपर आश्रित है। राम, हरिहि, हरिहि में कौन सा स्वर वर्ण के ऊपर आश्रित है? कांत प्रभु। हाँ कंठ ऊपर है। कांत प्रभु जी, हाँ कंठ पर है। हाँ जो है, नहीं मैं पूछ रहा हूँ, जी मैं हाँ पूछ रहा हूँ प्रभु जी, मेरा रुकिए, मेरा क्वेश्चन समझिए। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्ण जी, कहिए। हरि जो है, हरि ही, हम्म, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जी। हरि ही जो है उसमें विसर्ग कौन से वर्ण पे आश्रित है? ये कंठ पर आश्रित, क्योंकि नहीं हर प्रभु जी, शब्द- कंठ के ऊपर आश्रित नहीं है, स्वर वर्ण के ऊपर आश्रित है ना। हरि ही में ई जो है ना, ई मात्रा, जी। र के ऊपर जो ई मात्रा जो है ना, ई, हाँ ई मात्रा, ई मात्रा तो तालु पर है, तालव्य है। और अच्छा अच्छा, हाँ भाई। तो ये तालव, अच्छा ई मात्रा से उसका आएगा, तो इसका जो स्वर विसर्ग है वो तालव्य हो जाएगा। समझ गया, ठीक है जी। नहीं प्रभु जी, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये जो ई मात्रा जो है, तो ये जो विसर्ग जो है, विसर्ग, वो विसर्ग ई मात्रा के ऊपर आश्रित है, क्योंकि हम लोग विसर्ग जो है उसको स्वतंत्र रूप से हम लोग उसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग को किसके ऊपर, तो हम लोग को कौन सा वर्ण चाहिए ताकि हम लोग विसर्ग को प्रोनाउंस करें? स्वर वर्ण चाहिए, कोई भी स्वर वर्ण चाहिए जिसके द्वारा हम लोग विसर्ग को प्रोनाउंस कर पाए, ठीक है। हरि ही में कौन सा स्वर वर्ण है जिसके द्वारा हम लोग विसर्ग को प्रोनाउंस कर रहे हैं? कांत प्रभु बताइए। तालव्य। तालव्य नहीं प्रभु जी, आप वर्ण बताइए, उच्चारण स्थान नहीं। हाँ, उच्चारण स्थान नहीं बताना है, वर्ण तो वर्ण रा बताइए, है। वर्ण। वर्ण तो ई और रा मिलके है। हाँ, हाँ, ई है प्रभु जी, लास्ट में ई है ना। हाँ, यदि हाँ, आप हरि बोलेंगे तो लास्ट में र के बाद ईकार आता है ना। ई ही जी। यस, तो ई क्या है? स्वर वर्ण है। इसके वजह से विसर्ग जो है वो ई के ऊपर आश्रित है, ठीक है। ओके, अभी एक और एक सिंपल सा छोटा सा चीज है, वर्ण प्रकटन उपाय। जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़े ना व्यंजन और स्वर जो पढ़े ना, तो हम लोग को उसको यदि बोलना हो ना, बोलना यदि हम लोग उसको व्यक्त करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अ, ठीक है। तो हम लोग क्या होता है कि व्याकरण में अ को व्यक्त करने में या तो व्यंजन को व्यक्त करने में हम लोग कार लगा देते हैं उसमें। वो वर्ण के बाद हम लोग कार लगा देते, कार, ठीक है। तो अकार, वकार, मकार, ठीक है। बाद में ल बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? लकार। तो व्याकरण में कोई भी वर्ण व्यंजन को प्रकट करना है तो हम लोग उसको लकार बोलते हैं, मकार, सकार, शकार, ठीक है। कार जोड़ देने का हमेशा, ठीक है। इस प्रकार से होता है। यस, कृष्ण कीर्ति प्रभु। प्रभु मेरा फर्स्ट क्वेश्चन अनुस्वार से है, ये इसको अंश बोलते हैं या अंश बोलते हैं? ये एन है या एम है?
जो अनुस्वार नासिका माता जी ध्वनि आपकी आवाज नहीं आ का रही है प्रॉपर्ली। जो प्रभु फर्स्ट लाइन में अनुस्वार नासिका ध्वनि है उसको एन प्रोनाउंस करते हैं या माँ प्रोनाउंस जी करते जी, हैं? इसको मैं यदि आपको एम प्रोनाउंस ये करते हैं अंश- माता जी, जैसे मैं आपको ये आप अंश है डायक्रिटिक्स, या अंश है? अंश नहीं है माता जी, अंश है, अंश। मैं आपको डायक्रिटिक्स यदि आप जानते हैं डायक्रिटिक्स तो मैं आपको बताता हूँ। आप डायक्रिटिक्स जानते हैं माता जी? डायक्रिटिक हाँ हाँ मार्क्स? बिल्कुल जानते हैं प्रभु। यस यस। यदि आप देखेंगे तो ठीक है, अभी इसको हम लोग मकार तो लिखते ही है, लेकिन इसके ऊपर हम लोग एक डॉट लगा देते हैं, ठीक है? इसके ऊपर एक हम लोग डॉट लगा देते हैं, ठीक है? तो ये हो गया डायक्रिटिक मार्क्स। इसमें से अंश जो है उसको हम लोग एन नहीं लिखते। यदि हम लोग को अंश बोलना हो तो एन नहीं लिखना है, एम लिखना है। एम, ओके, मैं वही कंफ्यूज हो रही थी, मैं क्लियर करना चाहती थी। थैंक यू प्रभु। जी माता मेरे पास एक और प्रश्न है। जी। प्रश्न है is hold on. So Hari और Hari हरे कृष्ण। तो आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। You have to move close to just Yeah, so मेरा प्रश्न है कि इसके उच्चारण इसके बीच या क्या कोई उच्चारण के कारक है? उच्चारण के बाद क्या प्रभु जी? सुनाई दे रहा प्रॉपर्ली। कोई डिफरेंस, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस है? let me tell him. Just you have a screen. Can you see my video? यस। So Hari किसी को और को कुछ सुनाई दे रहा है प्रॉपर्ली? नहीं प्रभु जी, बहुत दूर है माइक से प्रभु जी शायद। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। प्रभु जी वो पूछ रहे हैं हरि के बाद विसर्ग हरि, हरि ये जो है, और हरि और ही बाद में ऐड किया, इसलिए दोनों के प्रोनाउंसिएशन में कुछ फर्क है क्या? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ समझ गए। तो यस प्रभु जी, एक्चुअली जैसे हम लोग हरि लिखते हैं ना, हरि जैसे, तो हरि हम लोग बोलेंगे तो बस यदि विसर्ग नहीं लगाएंगे तो बस हरि बोलेंगे, ओके, बस हरि बोलेंगे। और जैसे हम लोग इधर विसर्ग लगा देते हैं, यदि आप देखेंगे इधर विसर्ग हम लोग लगा देते हैं, विसर्ग, तो इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? इही। यस, इही, ठीक है? इसको इह नहीं बोलना है, हरि हरि अह, हरि अह ऐसे प्रोनाउंस नहीं करना है, हरि ही, ठीक है? तो विसर्ग हम लोग लास्ट में लगा देंगे, तो उसी प्रकार से वो स्वर का जो उच्चारण जो है हरि ही, वैसे वो लास्ट तक जाएगा, ठीक है? विसर्ग में भी हम लोग को हरि ही बोलना है, हरि ही। हरे कृष्ण प्रभु। जैसे रामः में राम अ है तो रामः। हाँ यस माता जी, रामः में अकार है लास्ट में, इसके वजह से रामः बोलेंगे, ठीक है? विसर्ग में भी ऐसे प्रोनाउंस होना चाहिए, रामः। हरि ही में इकार है लास्ट में, इसके वजह से हरि ही। बाद में कोई और बोले, जैसे कोई और वर्ड जैसे उकार से एंड होता हो, कोई वर्ण है, कोई शब्द है ऐसा? गुरु, गुरु। उकार से गुरु, या गुरु। तो गुरु में हम लोग विसर्ग डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? वो कैसे प्रोनाउंस करेंगे? गुरुहु, गुरुहु। यस, ठीक है? तो यदि हम लोग विसर्ग डाल देंगे लास्ट में तो उसी प्रकार से स्वर यदि पहले है जो, उसी का उच्चारण हमको लास्ट तक करना है, ठीक है? गुरुहु, हरि ही, उसके बाद रामः, ऐसे। उसके बाद सिमिलरली सब स्वर, फॉर एग्जाम्पल ए ले लीजिए आप, तो हरे है ऐसा, गौहु, ठीक है? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी एक डाउट है, कार के बारे में, कार मुझे समझ में नहीं आया। यस मात्र सिंपल है, बस ये जो हम लोग जो बोलते हैं ना, ये जो, हाँ मैं बता रहा हूँ, ये जो वर्ण जो है ना, ये व्यंजन जो है ना,
क ख ग घ ङ, ये जो है ना, ये व्यंजन और दूसरे जो 8 व्यंजन है, अंतस्थ और ऊष्माण और स्वर, ठीक है, ये पूरी जो वर्णमाला है, पूरी वर्णमाला हम लोग को यदि व्यक्त करना हो ना, यदि आपको बोलना है कुछ ऐसा, यदि आपको उसको बोलना है, प्रोनाउंस करना है इसको, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको ककार बोलते हैं। क सबसे पहले व्यंजन जो है उसको बोल देते हैं क, उसके बाद लास्ट में, उसके बाद में कार डाल देते, कार। तो वो वर्ण को प्रकट करने के लिए एक साधन है, साधन। ककार ठीक है? में क ख ग घ ये सब आ जाते हैं। नहीं माता, नहीं, वो कवर्ग में होता है, वो कवर्ग में क ख ग घ ङ होता है, ठीक है। कार में ओनली एक ही वर्ण, आप जो वर्ण आप शुरू में बोलते हैं वही वर्ण को वो प्रकट करता है बस। ककार खकार ऐसे। हाँ, यस माता जी, खकार, गकार, घकार, ngकार, चकार, छकार, ऐसे कोई भी, और इवन स्वर में भी ऐसे होगा, अकार, आकार, इकार, ईकार, ठीक है। तो बस वर्णों को प्रकट करने का एक साधन है वो, बस कार। ठीक है। यस। हाँ, ये इन्होंने जो कृष्ण कीर्ति दास ने जो कहा था, वो हरि के आगे जो विसर्ग लगाते हैं तो हरि ही कह रहे हैं, और अगर हरि के बाद हा लग गए, हा में ही की मात्रा, दोनों में क्या अंतर है, उनका ऐसा प्रश्न था, क्लियर नहीं हुआ। हरि ही के बाद यदि, मतलब एक तो इकार, ठीक हरि, है, समझ गया, विसर्ग। हाँ, ये दोनों में क्या अंतर है, हरि के बाद विसर्ग और हरि उसके बाद हर हा, और हा में ई की मात्रा, छोटी की मात्रा वो रहे, तो उसमें दोनों में क्या अंतर है, ऐसा पूछा तो वो क्लियर नहीं हुआ। सिंपल है प्रभु जी, जैसे आप हरि ही बोलेंगे ना, हरि ही, तो हरि ही में इकार के साथ उसको प्रोनाउंस करना, लास्ट में इकार, हरि ही। बाद में यदि आ हो, आकार हो, तो फॉर एग्जांपल रमा, रमा तो नहीं बोलते हम लोग, लेकिन यदि मान लीजिए रामाह, ठीक है, राम जो है वर्ड, उसका प्लूरल बहुवचन में हम लोग बोलेंगे रामाहा, वैसा। तो जो भी प्रोनाउंस, जो भी स्वर जो है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, वो विसर्ग के बाद तक चलता है। यस, जैसे रामह, रामाह, वैसे हरि ही, उसके बाद हरि ही, वैसा। उसके बाद गुरु में गुरु, बाद में कोई और, जैसे कोई ले लीजिए तो गुरु, ठीक है, ये तो गलत वो वर्ड है, लेकिन कोई और उकार का कोई ले लीजिए, उसमें ऊह करके हम लोग बोलते हैं। विसर्ग बोलने के बाद लास्ट तक वो प्रोनाउंसिएशन चलता रहता है उसका, स्वर का। हरे कृष्ण प्रभु जी, से प्रभु जी कह रहे हैं कि ही लगाने से तो उसका अर्थ बदल जाएगा ना। हरि ही, ही, हा में ई की मात्रा करके तो उसका हरि ही, हरि के, इसका मतलब हरि जो शब्द है उसका अर्थ अलग होगा, हरि ही का अर्थ अलग नहीं हो जाएगा। हरि ही मतलब विसर्ग वाला हरि नहीं, अर्थ मतलब, यस माता जी, वही मैं बोल रहा हूँ। हरि ही मान लीजिए, जैसे सिंगुलर जो होता है ना, एक वचनम, तो उसमें हरि ही मतलब एक वचनम, और जब हम लोग प्लूरल में बोलते हैं, प्लूरल में, तो उसका अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, ऐसा। जैसे मान लीजिए, जो प्रभु जी ह लगा के बोल रहे हैं ना, ह लगा देंगे अगर, नॉट विसर्ग नहीं, ह अगर लिखेंगे, ह में ई की मात्रा, अच्छा वैसा, हाँ, वैसा, ओके। ह में वापस विसर्ग बोल रहे हैं आप? नहीं, प्रभु जी जैसे पूछ रहे हैं ना कि हरि ही विसर्ग के साथ और ही के साथ, एक हरि ही विसर्ग साथ प्रभु जी ने दिखाया, एक हरि ही दिखाया ना। फिर से दिखा दीजिए स्पेलिंग अलग हो गई तो अर्थ भी अलग हो जाएगा ना उसका, संस्कृत में तो कोई। प्रभु जी उनका फोटो देखिए, फोटो दिखाया था उन्होंने, कैसे दिखाया था। Is there any real difference in pronunciation? Yeah, pronunciation is same, Prabhu ji, but the I think meaning will be different then. Krishna Kirti Prabhu, show the photo again, what you have written. प्रभु जी, उनका बोलना है विसर्ग में अपन हम 2 डॉट लगाते हैं, तो वो डॉट लगाने के बजाय वो अगर ही लिखे, हरि ही, तो 2 डॉट विसर्ग और ही, दोनों का फर्क अलग अलग हो जाएगा या दोनों एक ही रहेगा, उनका कहना वो है। जैसे हरि लिखा है तो हरि, और अपन 2 डॉट लगाएंगे तो विसर्ग लगाएंगे तो हरि ही हो जाएगा।
और दो डॉट न लगाए, हरी और ही लिखे, हरी ही नॉर्मल अपना ही, तो दोनों का डिफरेंस एक ही रहेगा या अलग अलग रहेगा, वो ये बोलना चाह रहे हैं वो। उच्चारण में, उच्चारण 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 में, हाँ यस यस समझ गया, हाँ समझ गया। प्रोनाउंसिएशन में क्या फर्क है ये पूछ रहे हो? सेम प्रोनाउंसिएशन में क्या है फर्क दोनों है का? ऐसा बोले ना। हाँ यस, तो डेफिनेटली प्रभु जी, ये जो विसर्ग जो है ना, उसका विसर्ग या तो फिर हकार का जो उच्चारण स्थान जो यदि है, तो वो डेफिनेटली दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ्य है, ठीक है। तो विसर्ग में भी ऐसी होता है कि हम लोग थोड़ा सा हकार बोलते हैं, हकार, हकार का ही प्रोनाउंसिएशन होता है थोड़ा सा, तो हरि ही, और या तो हकार जो है और विसर्ग का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऑलमोस्ट सेम ही है प्रभु जी, ऑलमोस्ट सेम है, बस वो हकार बोलते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए लास्ट में यदि आप डायक्रिटिक्स में जैसे लिखेंगे राम, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये जो एच जो है, एच के नीचे हम लोग ये डॉट डालते हैं, ठीक है। तो वैसे ही मतलब ये एच जो है वो उसी प्रकार से हम लोग को प्रोनाउंसिएशन करना है उसका, हरि ही। और इवन जो दूसरा जो हकार है, इवन जो इस प्रकार का जो हकार है, इसमें भी हम लोग को हकार ही प्रोनाउंस करना है। तो प्रभु जी दोनों का सेम प्रोनाउंसिएशन है। ये मेरा प्रश्न नहीं है। This is just my only प्रभु ऐसा question is- करते हैं, मुझे थोड़ा शायद इधर इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है। No, my question was not between those two. प्रभु मैं आपके साथ बाद में, Yeah, do it later. No, you're holding hope fast. प्रभु आई विल टेक योर क्वेश्चन लेटर, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ प्रभु बाद में, समझ नहीं आ रहा प्रभु, बाद में आपके लेता हूँ। यस ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस तो अनुस्वार के 3 नियम होते हैं, अनुस्वार के कुछ 3 नियम होते हैं। वो क्या क्या है आप देखिए। सबसे पहले तो अनुस्वार के उपरांत यदि स्वर हो तो वर्ण के बाद आएगा, ठीक है, आपको समझ में आएगा ये। अनुस्वार के उपरांत यदि स्वर हो तो वर्ण के बाद मकार आएगा, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि यदि फॉर एग्जाम्पल तो जैसे अनुस्वार के उपरांत यदि स्वर हो तो उसका मकार आएगा, यस। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग लिखे रामम, ठीक है, रामम, रामम और उपविशति, जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। आप इसका अर्थ मत निकालिएगा, रामम उपविशति, ठीक है, रामम उपविशति। अभी ये जो हम लोग ने जो इधर जो मकार के बाद ये अनुस्वार था इधर, ठीक है, अनुस्वार ही था, लेकिन क्योंकि उपविशति बाद में जो आया ना, उपविशति, उसमें जो सबसे पहला वर्ण कौन सा है, स्वर वर्ण है, ठीक है, स्वर वर्ण है। इसके वजह से जो पूर्व में जो अनुस्वार जो है, मतलब ये जो रामम के ऊपर एक डॉट था, ठीक है, रामम के ऊपर एक्चुअली एक डॉट था रामम के ऊपर, लेकिन क्योंकि बाद में उ वर्ण है या तो स्वर वर्ण है, इसके वजह से हम लोग ने अनुस्वार को कैसे दर्शाया, मकार के द्वारा हम लोग ने उसको दर्शाया, ठीक है। एक आधा मकार लिया और बाद में हलंत लगा दिया, ठीक है, हलंत चिन्ह लगा दिया, जिसके द्वारा हम लोग ने अनुस्वार को दर्शाया। क्योंकि परत्र क्या है, स्वर वर्ण है, समझ गए। बाद में ये पहला नियम है कि यदि बाद में स्वर हो
तो उसके पहले यदि अनुस्वार आएगा तो उसको अनुस्वार को हम लोग मकार के द्वारा दर्शाएंगे। ठीक है। सेकंड नियम यह है, अनुस्वार के उपरांत यदि व्यंजन वर्ण हो तो वर्ण के बाद बिंदु लिखा जाएगा। यदि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर ले कि तो ये क्या है, रामम गच्छति। अभी रामम के ऊपर डॉट है या तो अनुस्वार है, ठीक है। अभी ये अनुस्वार, इसके बाद में कौन सा शब्द है, गच्छति। गच्छति में सबसे पहला वर्ण कौन सा है, व्यंजन वर्ण है ना, ये व्यंजन है ना, गकार। तो इसके वजह से मकार के ऊपर अनुस्वार लगा, ठीक है। ये सॉरी, अकार के, मकार में जो अकार है उसके ऊपर जो अनुस्वार लगा, तो हमने क्यों लगा अनुस्वार, बिंदु के द्वारा हम लोग ने अनुस्वार को क्यों दर्शाया, क्योंकि बाद में क्या है, व्यंजन वर्ण है। इसके वजह से पहले जो अनुस्वार जो है वो हम लोग ने बिंदु रखा है इधर, ठीक है। म के ऊपर हम लोग ने बिंदु रखा है, ठीक है, क्योंकि परत्र व्यंजन है। यदि स्वर होता तो क्या होता, हम लोग अनुस्वार को बिंदु के द्वारा नहीं दर्शाते, परंतु क्या करते, मकार लिख देते इधर, मकार, आधा मकार इधर लिख देते हम लोग पूरा, ठीक है। अभी इसमें किसी को भी डाउट है, ये दो कोई डिफरेंस में डाउट है किसी को? यस, जरका माता जी। क्लियर है ये सब, सबको क्लियर है ये? प्रभु जी वो राम में व्यंजन है, फिर कोई जो जिसमें स्वर हो, ऐसा एग्जाम्पल? जैसे माता जी, यदि परत्र, यदि कोई स्वर होना, परत्र यदि बाद में स्वर होना, तो उसके पहले जो अनुस्वार होगा, अनुस्वार या तो बिंदु, जो हमने बिंदु जो है उसको हम लोग आधा मकार के द्वारा दर्शाएंगे, ठीक है। आधा मकार के द्वारा हम लोग लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, ये बिंदु नहीं लिखेंगे, क्योंकि परत्र स्वर है ना, इसके वजह से हम लोग पहले बिंदु नहीं लिखेंगे, परंतु आधा मकार लिखेंगे। और यदि परत्र, यदि व्यंजन होता तो हम लोग अनुस्वार को कैसे दर्शाएंगे, बिंदु के द्वारा दर्शाएंगे, आधा मकार के द्वारा नहीं दर्शाएंगे, ठीक है। ओके। और लास्ट में अनुस्वार के ऊपर कोई भी वर्ण या शब्द ना हो तो अनुस्वार मकार के द्वारा दर्शाया जाएगा, ठीक है। यदि फॉर एग्जाम्पल कोई शब्द है, हाँ, तो कोई शब्द है जैसे मान लो रामम, ठीक है, और रामम के बाद लाइन एंड हो गई, ठीक है, लाइन एंड हो चुकी है, तो हम लोग लाइन जब एंड करते तो क्या लिखते, एक डंडा लगा देते इधर, ठीक है। दैट व्हाट, उसका क्या मतलब होता है कि बस खत्म हो गया लाइन, डंडा, वो लाइन खत्म हो चुकी है। तो लास्ट में जो राम जो है, रामम, उसमें हम लोग ने अनुस्वार को कैसे दर्शाया, पूरा मकार के द्वारा दर्शाया, आधा जो मकार है उसके द्वारा उसको दर्शाया। तो हम लोग को मकार कब लिखना है, अनुस्वार जब उसको हम लोग को ये मकार कब लिखना है, जब परत्र स्वर, कोई स्वर वर्ण हो तो उसके पहले यदि अनुस्वार आए तो हम लोग को मकार के द्वारा दर्शाना है, ठीक है। और यदि लाइन एंड हो चुकी हो, ठीक है, लाइन यदि एंड हो चुकी हो तब भी हम लोग को अनुस्वार को मकार के द्वारा पूरा मकार लिखना है इधर, मकार, ठीक है, आधा मकार लिखना है हमको। लेकिन यदि परत्र व्यंजन बना हो, जैसे ग व्यंजन है, इसके वजह से हम लोग इधर क्या करेंगे, इधर अनुस्वार एक बिंदु लिख देंगे, बिंदु, इधर हम लोग एक बिंदु लिखेंगे क्योंकि परत्र व्यंजन बनना है, ठीक है।
अभी हम लोग एक उदाहरण लेंगे गीता का श्लोक में। ये आप श्लोक जानते होंगे, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदम एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। ठीक है, अभी आप देखिए अपर्याप्तम में जो तम है, तम, इसमें परत्र क्या है? व्यंजन है, व्यंजन, तकार के व्यंजन है। इसके वजह से जो पहले जो अनुस्वार है उसको कैसे दर्शाया गया है? बिंदु के द्वारा बोला है, हम लोग ने बिंदु लिखा है इधर, बिंदु। ठीक है, सिमिलरली इधर भी तदस्माकम, उसके बाद बकार है, बकार, इसके वजह से ककार में जो अनुस्वार जो है उसको हम लोग ने बिंदु लिखा है। सिमिलरली लकार में भ बाद में है भ वर्ण, इसके लिए पहले जो अनुस्वार जो है वो हम लोग ने बिंदु लिखा है। लेकिन जब लाइन एंड हो चुकी है ना, लाइन एंड हो गई, तो हम लोग ने क्या किया, इधर भी त जो है, इधर हम लोग ने इसके ऊपर वो क्या बोलते हैं, बिंदु नहीं लिखा, हम लोगों ने क्या लिख दिया, पूरा मकार लिख दिया हम लोगों ने, पूरा मकार, आधा जो मकार जो है उसके बाद में हलंत लगा दिया। तो वैसे हम लोग ने अनुस्वार को दर्शाया जब लाइन एंड हो जाती है तब। ठीक है, सिमिलरली इधर भी पर्याप्तम त्विदम एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अब देख रहे पर्याप्तम में बाद में तकार है, त वर्ण, इसके वजह से व्यंजन वर्ण की वजह से जो पहले जो तम में जो अनुस्वार है वो हम लोग ने बिंदु लिखा है इधर। ठीक है, कोई लाइन मत बनाइए, कौन लाइन बना रहा है ये? तो इस प्रकार से तो परत्र यदि व्यंजन वर्ण हो त वर्ण, और यदि उसके पहले अनुस्वार वर्ण लिखा गया हो, अनुस्वार, तो हम लोग इधर क्या लिखेंगे, बिंदु। ठीक है, सिमिलरली ब हो तो ब वर्ण के पहले ये जो अनुस्वार है उसको हम लोग बिंदु लिखेंगे इधर, क्योंकि परत्र व्यंजन है, इसके वजह से। और जब लाइन एंड हो जाती है तब हम लोग अनुस्वार को आधा मकार के द्वारा हम लोग दर्शाएंगे, आधा मकार के द्वारा दर्शाएंगे। अभी इसमें कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई किसी को कुछ क्लियर नहीं हुआ इसमें? प्रभु जी, अनुस्वार को लेके मुझे एक डाउट था जी। सॉरी प्रभु, जो माता जी ने बताया अंश या अंश, उसमें हम मकार है ऐसे कैसे जानेंगे प्रभु जी, कोई वर्ड में? अनुस्वार में बोल रहे प्रभु जी आप? अनुस्वार में? हाँ यस प्रभु, अनुस्वार में अभी अंश में म ही करके कैसे जानेंगे? अभी पंकज इसमें न है, ये जान सकते हैं। अभी व्यंजन य है, इसको जान सकते हैं। ये मकार है करके कैसे जानेंगे प्रभु जी? प्रभु जी वो जो एस्पेक्ट जो मैंने माता जी को बताया, आप सुनिए ध्यान से, वो जो एस्पेक्ट था, अंश वाला जो एस्पेक्ट था, तो वो अलग है प्रभु जी। मतलब उसमें हमको मकार के द्वारा प्रोनाउंस करना है, वो ठीक है, लेकिन हम लोग ने वो डायक्रिटिक मार्क्स यूज किया उसमें। ठीक है, अभी डायक्रिटिक मार्क्स और वो सब में मत जाइए, नहीं तो मैं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप बस अभी अनुस्वार पे ध्यान दीजिए, अनुस्वार की ध्वनि, अनुस्वार की ध्वनि और उसका लिखने का तरीका। ठीक है, तो मैं बताया ना आपको, जैसे इंग्लिश में नहीं, अभी हम लोग देवनागरी भाषा देख रहे हैं, देवनागरी हम लोग देख रहे हैं, देवनागरी स्क्रिप्ट। क्या आवाज आ रही है? यस। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये जो अनुस्वार के उपरांत यदि स्वर हो ना स्वर, तो हम लोग मकार लिखेंगे साथ, अनुस्वार को हम लोग इधर मकार लिखेंगे, आधा मकार। ठीक है, और यदि परत्र व्यंजन वर्ण होना, व्यंजन वर्ण, तो हम लोग मकार नहीं लिखेंगे परंतु अनुस्वार लिखेंगे। तो ये नियम है प्रभु जी, आप देखिए ये नियम है। ठीक है, यदि परत्र व्यंजन वर्ण हो तो उसके पहले अनुस्वार को हम लोग बिंदु के द्वारा दर्शाएंगे, और यदि परत्र स्वर वर्ण हो तो हम लोग पहले अनुस्वार को यदि आधा मकार के द्वारा दर्शाएंगे। ठीक है, लाइन जब एंड हो जाती है, जब लाइन एंड हो जाती है तभी भी ऐसा करेंगे हम लोग। ठीक है, आधा मकार के द्वारा। समझ में आया?
यस कृष्ण नकुम प्रभु जी, कृष्ण नकुम। हाँ हरि बोल प्रभु जी। ओ माता जी, यस यस। ये जो नियम आपने बताया है वो लेखन के नियम है ना, लेखन करने के लिए। यस माता जी, लेखन के लिए नियम, यस। ठीक ठीक। जब आप लिखते हैं ना अनुस्वार, तब हम लोग को ये 3 नियमों का ध्यान है। ओके ओके, हाँ हाँ। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, अगर कोई श्लोक जैसे आप बता रहे, कोई श्लोक अगर एंड करना हो तो हमें मकार लगाना है, राइट? यस। और अगर श्लोक अगर एंड नहीं है तो उसके ऊपर हमको डॉट लगाकर उसको कंटिन्यू करना है। हाँ, क्योंकि श्लोक एंड कैसे, यदि प्रभु श्लोक एंड ही नहीं हुआ आपका, यदि मान लीजिए ऐसा हुआ ये जो दंड लिख रहा है ना, यदि नहीं है इधर, ठीक है, तो दंड नहीं है और डायरेक्टली पर्याप्तम स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो भीष्माभिरक्षितम में क्या होता है कि त के ऊपर क्या लग जाता, डॉट। तम। हाँ, त के ऊपर डॉट लग जाता है। और क्योंकि परत्र में क्या है, व्यंजन बढ़ना है, व्यंजन, क्योंकि इधर हाँ व्यंजन बढ़ना है, इसके वजह से तकार के ऊपर डॉट लग जाता। लेकिन क्योंकि इधर एक लाइन एंड हो चुकी है, श्लोक का आधा लाइन एंड हो चुका है, इसके वजह से हम लोग ने पूरा मकार, आधा मकार लिखा है। तो प्रभु जी अगर एंड में कोई भी वर्ड हो तो उसमें म के नीचे मकार लिखना जरूरी है या कोई भी वर्ड के नीचे मकार लिख सकते हैं? कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई भी लाइन एंड होती है ना प्रभु जी, कोई भी लाइन एंड होती है, खत्म हो जाती है, लास्ट में डंडा आ जाता है, और यदि आपको अनुस्वार आ गया है इधर, ठीक है, लास्ट में यदि अनुस्वार आ गया है तो आप इसको मकार के द्वारा दर्शाएंगे, ठीक है, मकार के द्वारा दर्शाएंगे, ठीक है, अनुस्वार को। यदि अनुस्वार नहीं है तो कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, यदि अनुस्वार नहीं है तो कोई लिखने की कुछ आवश्यकता नहीं है। यदि अनुस्वार है हाँ तो आधा मकार लिखेंगे। हाँ ठीक है, अब 3 नियम समझ गए प्रभु जी। यस। अतिथि सुधा प्रभु, कोई क्वेश्चन? ओके, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये आप उदाहरण लिख लीजिए, ये भगवत गीता में उदाहरण है कुछ कुछ, तो आप रिफर कर सकते हैं। 1.1 में भी एक उदाहरण है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, किम अकुर्वत, किम अकुर्वत। तो किम में जो अनुस्वार लगा जो है वो डॉट नहीं लगाया, डॉट नहीं लगाया उसमें, क्योंकि परत्र क्या है, अकुर्वत, अकुर्वत में अकार स्वर वर्ण है, इसकी वजह से हम लोग ने किम में अनुस्वार में डॉट नहीं लगाया, परंतु पूरा आकार जो है ना मकार, वो हमने पूरा लगाया, ठीक है। और भी आप एग्जांपल देख लीजिए, 1.2, 1.3, 1.7, 1.10, 1.11, 1.12, ये सब कुछ एग्जांपल्स है। आप और भी बहुत सारे भगवद गीता में बहुत सारे एग्जांपल्स है, तो आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद है देवनागरी लिपि में चिन्ह, तो ये तो सिंपल हलंत आप जानते हैं, ये जैसे आधा वर्ण होता है ना क में, व्यंजनों में आधा वर्ण जो होता है ना, तो क के नीचे हम लोग ऐसे लाइन लगा देते हैं, एक लाइन लगा देते हैं हम लोग ऐसा, तो इसके द्वारा क्या हम लोग बोलते हैं कि ये है वो आधा है, अर्धाक्षर, आधा अक्षर है, इसमें आकार जो है, आकार, ठीक है, आकार जो है उसका सहायता नहीं लिया गया है, तो ये जो क है इसमें हम लोग आकार जब डालेंगे तभी हम लोग बोलेंगे क, और यदि जब हम लोग उसमें से आकार को निकाल देते हैं तो इस प्रकार से लिखेंगे क, उसके बाद क के नीचे एक ऐसा लाइन लगा देंगे, ठीक है, ख ग, इस प्रकार से। और सिमिलरली दंड का मतलब क्या, कोई भी लाइन एंड होती है ना, कोई भी लाइन खत्म होती है तो एक दंड लगा देने का, एक लाइन लगा देने की ऐसी, ठीक है, एक सीधा रेखा जो एक वाक्य के अंत या एक खंड को इंगित करती है, एक दोहरी डबल रेखा एक छंद या अनुच्छेद के अंत को इंगित करती है, ठीक है। जैसे आप श्लोकों में देखेंगे ना, तो आप देखिए श्लोक में कैसा लिखा है, 2 दंड है, तो एक श्लोक है ये छंदबद्ध है, इसके वजह से यदि श्लोक एंड हो चुका है तो हमने 2 दंड लगा दी, मतलब श्लोक एंड हो गया, ठीक है। तो ये सामान्य कुछ नियम है।
उसके बाद है संयुक्त अक्षर। आप लोग जानते होंगे संयुक्त अक्षर, जो संयुक्त अक्षर मतलब जैसे जब दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से सक शब्द बनता है, उसी को संयुक्त अक्षर कहते हैं। ठीक है, संयुक्त अक्षर में पहला व्यंजन स्वर से अलग रहता है और दूसरा शब्द हमेशा स्वर सहित होता है। संयुक्त अक्षरों को स्वतंत्र शब्द नहीं माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह शब्द दो या दो से अधिक अक्षरों के मेलन से बनते हैं। तो संयुक्त अक्षर जो होते हैं वो स्वतंत्र नहीं है। क्यों स्वतंत्र नहीं है? जैसे मान लीजिए इधर ये जो क जो है, क्ष जो, जैसे मान लीजिए क्ष एक संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर। ठीक है, तो सबसे पहला ये क्ष जो वर्ण जो है वो किन वर्णों से बना है, किन अक्षरों से बना है? ये सबसे पहला तो है क। ठीक है, आधा क मतलब बिना कोई आकार के, आकार नहीं इसमें। उसके बाद है श। ठीक है, श, षट्कोण वाला श। उसके बाद अकार। तो ये जो क्ष जो वर्ण है ये इन तीन वर्णों से ये वर्ण बना है। इसके वजह से ये स्वतंत्र नहीं है। यस, ये वर्ण स्वतंत्र नहीं है, परंतु इसको सहायता की आवश्यकता पड़ रही है। किसकी सहायता की आवश्यकता पड़ रही है? इसको आकार की। ठीक है, स्वर वर्ण की आवश्यकता पड़ रही है ना, तो ये स्वतंत्र नहीं है। सिमिलरली त्र, त प्लस र प्लस अ। ठीक है, तो ये त्र हो गया। बाद में ज्ञ, हमें तो इसका है ज न्य प्लस अ, तो ये ज्ञ हो गया, ज्ञ। उसके बाद हाँ, उसके बाद श, बाद में र प्लस अ, तो ये हो गया श्र। यस, तो ये संयुक्त अक्षर है। आप जानते होंगे, पढ़ा होगा आपने ये तो संयुक्त अक्षर। श्रमिक, आश्रित, श्रृंगार, श्रीमती, श्रीकांत, ये कोई एग्जाम्पल्स है उसके। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स है। और आपको कोई डिवोटीज को यदि और भी जानना है ये जो संयुक्त अक्षर के विषय में, तो एक बुक है जो मैंने कोर्स मटेरियल में आपको प्रोवाइड की है। वो बुक का नाम है एंजॉयबल संस्कृत ग्रामर। यदि आप बुक कोर्स मटेरियल मैंने जो आपको प्रोवाइड किया है उसमें आप जाइए, तो देखिए एंजॉयबल संस्कृत ग्रामर। वो बुक में आपको ढेर सारा ये संयुक्त अक्षर की लिस्ट मिलेगी। ठीक है, जैसे क का संयुक्त अक्षर कौन कौन से हो सकते हैं? किया, क, क, क्र, क्ष, क्त, ल। ठीक है, वैसे पूरा जो व्यंजन है ना, तो उनका सबका क्या बोलते हैं, संयुक्त अक्षर बनाया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 15। ठीक है, पेज नंबर 15 आप जाइए, उधर मिलेगा आपको। ये भगवद गीता ग्रामर बुक था। एक्चुअली प्रभु जी ये एंजॉयबल संस्कृत ग्रामर वॉल्यूम 2 है और एंजॉयबल संस्कृत ग्रामर वॉल्यूम 3 दिया है। भगवद गीता ग्रामर है। मैं ऐसा करता हूँ प्रभु, मैं आपको और एक बार चेक करता हूँ और मैं बताता हूँ, वापस में ग्रुप में आपको सेंड करूंगा। थोड़ा सा उसमें अलग अलग बुक्स है ना, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, इसमें शायद गलती है शायद। ठीक है, अभी आप लोग वर्ण विच्छेद तो जानते हैं ना, वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद जो होता है, इसमें वर्णों का विघटन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल राम जो शब्द है, ठीक है, राम एक शब्द है, तो उसमें क्या किया गया कि र, आधा र प्लस आ प्लस म आधा म प्लस अ। ठीक है, तो ये हो गया वर्ण विच्छेद। राम शब्द का ये वर्ण विच्छेद हो गया। तो ये आधा, ये कॉन्सोनेंट है, ये स्वर है, ये कॉन्सोनेंट है और ये स्वर है। ठीक है, गोविंद, गोविंद में भी ऐसे आधा गकार, बाद में ओ की मात्रा, ओ स्वर, बाद में द, ई प्लस न प्लस द और प्लस अ, गोविंद। ठीक है, गोविंद। मैं आपको ये इसका थोड़ा प्रैक्टिस कराऊंगा, ये होमवर्क में थोड़ा मिलेगा आपको, गोविंद। बाद में भगवान। ठीक है, तो आधा भ प्लस अ प्लस ग प्लस अ और प्लस ब और आ प्लस न, तो क्या हो गया ये भगवान। तो ये वर्ण विच्छेद, इसको क्या बोलते हैं? वर्ण विच्छेद। ये शब्द जो है ना,
इनको अलग अलग जो वर्ण जो है इसके द्वारा हम लोग शुरू में हम लोग ने बताया था ना कि वर्णों से क्या बनता है, शब्द बनता है, वर्णों के मेलन से शब्द बनता है। तो ये जो वर्ण जो है भ अ ग अ ब आ न, ये पूरा मिला दोगे आप तो इससे क्या बनेगा, ये भगवान शब्द बन जाएगा ये, ठीक है, भगवान, गोविंद, राम, तो ये हो गया वर्ण विच्छेद। यस, राम, बस ठीक है। तो हम लोग आज की कक्षा इधर ही समाप्त करते। एक्चुअली थोड़ा सा आज तो ये जो डे 1 जो था, डे 1, तो उसका ही ये थोड़ा क्या बोलते हैं, जो कंसेप्ट थोड़ा लंबा चला। डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगेगा जो नए हैं, मतलब व्याकरण जो समझ रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है प्रभु जी की ये जो 15 डेज का जो कोर्स है, तो ये 17 डेज या तो आगे भी थोड़ा दिन बढ़ सकता है, क्योंकि हम लोग को मेन कंसेप्ट समझना है व्याकरण का, ठीक है। तो यदि 15 दिन से भी आगे जा सकता है, कभी कुछ 1-2 क्लासेस होंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार से इसको कंप्लीट करेंगे व्याकरण, जो भी एस्पेक्ट जो मैंने कवर किया है सिलेबस में, ऐसा। अभी इसके अलावा कोई प्रश्न है किसी को, कोई जो भी कंसेप्ट पढ़ा इसमें कोई प्रश्न है किसी को? यस प्रभु हरे जी, कृष्ण। हरे कृष्ण। ये एक एक करके के सुमन रेड्डी, आप बोलिए माता जी पहले। Yes, Prabhuji. Can you just come to the first slide here? Just before this. This one. This one? Yeah. वो हलंत क्यों आया सर? र के नीचे हलंत क्यों आया? जैसे राम में अभी कोई हलंत नहीं है, तो वो क्यों आया? Sorry, but I just confused. नो प्रॉब्लम। माता जी एक्चुअली हम लोग जब व्यंजन जो बताए थे ना, व्यंजनों की लिस्ट जब हम लोगों ने बताई थी, तब उसमें हम लोग क्या करते कि हम लोग बस र लिख देते ऐसे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए र, तो ये जो र जो है व्यंजन जो है, ये स्वतंत्र नहीं है माता जी। ये जो हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं र करके, तो ये स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र इन द सेंस कि हम लोग र को प्रोनाउंस करने के लिए हमको स्वर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो व्यंजन है वो बस ऐसे ही है, व्यंजन बस यही है, ये व्यंजन है, ठीक है। हम लोग यदि व्यंजन बोलेंगे तो यही व्यंजन है, रे, ये नीचे हलंत आ गया लास्ट में, ठीक है। हाँ, और इसको यदि हम लोग को प्रोनाउंस करना है तो हम लोग को स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, स्वरों की। और स्वर कितने हैं? 13 स्वर है। तो जो भी स्वर है, तो हम लोग व्यंजन और स्वर को मिक्स करके हम लोग प्रोनाउंस करते हैं व्यंजनों को। तो जैसे र, तो र में हम लोग प्रोनाउंस के, तो इसमें क्या स्वर वर्ण लगा है अंदर? यस। राम में कौन सा स्वर वर्ण लगा है रा को प्रोनाउंस करने में? यदि हम लोग इधर लिखेंगे आ रा, तो इसमें र व्यंजन, ये जो र जो व्यंजन है हलंत, ये जो र जो हलंत वाला जो है, इसके आगे कौन सा स्वर वर्ण लगा है? आ लगा है, आ, ठीक है। तो ये जो स्वर जो है ना आ, ये लगा है, ये आधा र के बाद ये स्वर लगा है आ, ठीक है। तो गोविंद में भी सिमिलरली, जैसे ग है, ले लीजिए ग, ठीक है, ये है व्यंजन, ठीक है। इसको प्रोनाउंस करना है तो हम लोग गोविंद में कौन सा स्वर का आश्रय लिया हम लोगों ने? ओ क्या है? स्वर है, ठीक है। तो वैसा भगवान में आप देखिए, भ के बाद कौन सा स्वर वर्ण है? अ। गकार के बाद कौन सा स्वर वर्ण है? वकार के बाद यस, ठीक है। तो हर एक जो व्यंजन जो होता है, जैसे देखिए प्रोनाउंस करने के लिए हमको एक स्वर वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रभु जी, तो जितने भी अभी वर्ण विच्छेद रहेंगे, उसके सबके नीचे जो वर्ड है उसको हलंत लगेगा। That is what you are जी saying? जी, ठीक है प्रभु जी। ओनली जो व्यंजन जो है ना, व्यंजन जो वर्ण है उसमें लगेगा, स्वरों में नहीं लगता। स्वर तो स्वतंत्र है ना, ठीक है, ठीक है। तो हाँ समझ व्यंजन गए, जो है वो परतंत्र। समझ गए। थैंक यू प्रभु जी। यस, नेक्स्ट किसका क्वेश्चन था? नेक्स्ट
और कोई क्वेश्चन है किसी को? क्लियर है? हाँ प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। अनुस्वार का तीन नियम है, इसमें से प्रभु जी आपकी आवाज कट रही है। हाँ प्रभु जी, अनुस्वार के जो तीन नियम है, तीन नियम में से जी लास्ट का नियम। हाँ, लास्ट का नियम आपको समझ नहीं आया? हाँ नहीं ना, हाँ, मेरा थोड़ा ओके। बीच में आवाज तो हाँ, मैं बता रहा हूँ कि अनुस्वार का जो तीसरा क्या नियम है कि कोई भी लाइन यदि एंड होती है, ठीक है, यदि कोई भी लाइन जो है, हम लोग जो वाक्य लिखते हैं ना, वाक्य ऐसे अलग अलग जो शब्द होते हैं उसमें, ऐसे एक शब्द, दूसरा शब्द, तीसरा शब्द, चौथा शब्द, ऐसे करके होते हैं। और उसके बाद 4-5 जो भी शब्द है उससे जो वाक्य बनता है, उसमें जो लास्ट शब्द जो है, लास्ट शब्द, ठीक है, वो लास्ट शब्द में यदि जैसे लास्ट शब्द में जैसे रामम ले लीजिए, ठीक है, इधर लिखा है मैंने रामम, ठीक है, रामम, और रामम के बाद वाक्य एंड हो गया, ठीक है, रामम के बाद वाक्य एंड हो चुका है, ठीक है। इसके वजह से हम लोग ये जो अनुस्वार है इसको आधा मकार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आधा मकार। हम लोग डॉट नहीं लगाएंगे, जो अनुस्वार का जो डॉट होता है ना, वो नहीं लगाएंगे। समझना है प्रो आपको? अभी वाक्य जब एंड होता है ना, तब उस समय हम लोग अनुस्वार को आधा मकार के द्वारा दर्शाते हैं। अदिति सुत प्रभु, ठीक है, यस। ओके, और कोई क्वेश्चन? सबको क्लियर है? ठीक है, तो ओके, हम लोग इधर क्लास एंड करते हैं। ये हम लोग ने जो अभी पढ़ा, ये सब जो चीजें हैं, आज हमने क्या पढ़ा? नया क्या पढ़ा हम लोगों ने? स्वरों का उच्चारण स्थान, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा अनुस्वार और विसर्ग। उसके बाद संयुक्त अक्षर और संस्कृत में चिन्ह, यस, संस्कृत में चिन्ह, हलंत, दंड, लाइन में एंड होता है तो दंड लगा देते हैं। तो ये सब जो अनुस्वार के नियम, अनुस्वार के 3 नियम, और उसके आगे वर्ण विच्छेद, यस। तो हम लोग ने ये सब जो कंसेप्ट सीखा आज, उसके बेस्ड एक आप सब लोग प्लीज रिवाइज कीजिए कंसेप्ट्स को, ठीक है। ये सब डिवोटीज प्लीज रिवाइज कीजिए ये सब कंसेप्ट्स को। और साथ में जैसे लास्ट क्लास में भी मैंने गूगल फॉर्म्स का असाइनमेंट दिया था ना, ग्रुप में शेयर किया था, तो 10 क्वेश्चंस होंगे उसमें, 10 क्वेश्चंस, तो आप सब लोग उसको अटेम्प्ट कीजिए। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप कंसेप्ट्स को रिवाइज कीजिए, और बाद में गूगल फॉर्म्स असाइनमेंट लेकर बैठिए और देखिए कि मैं कितना मैं समझ लिया हूँ, ठीक है। आपको समझना है कि मैंने ये गलत लिखा है, सही आंसर क्या था। तो आप देखिए अपना जो स्कोर है, स्कोर में जो आपका रिस्पॉन्स आएगा वापस, तो आप देखिए मैंने कहाँ गलती की, तो आप देखिए कि ये गलती क्यों की मैंने, और सही आंसर क्या है। तो आप वापस जो नोट्स जो मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो आप उसको रिफर कर सकते हैं, ठीक है। और आप सब लोग प्लीज क्लास के, यस, ये जो लेक्चर है आपका और परसों जो हुआ, इनका व्हाट्सएप में वीडियो मिल गया क्या प्रभु जी? हरि बोल। रिकॉर्डिंग पूछ रहे हैं? रिकॉर्डिंग लेक्चर का वीडियो नहीं मिल? नहीं प्रभु, यदि आप मैंने आपको लिंक शेयर किया है, मैं बोल, हाँ जी, ये लेक्चर जो लास्ट लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर, उसका रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मैंने लिंक शेयर की मैंने। एक फोटो है उसमें,
उसमें लिखा है वो ऑनलाइन कोर्स ऑन लर्निंग संस्कृत इजी वे Day 1 करके लिखा है, और उधर वो कुछ ट्रांसक्रिप्शन का कोई फोटो है, और उसमें लिखा है नीचे यूट्यूब का लिंक दिया है, मैंने यूट्यूब का लिंक दिया है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। आप उसको लिंक को दबाएंगे ना तो आप रिकॉर्डिंग को एक्सेस कर पाएंगे जी। थैंक यू। यस, अभी ये जो क्लास है उसका भी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा कल मिल जाएगा आपको कल जी। ठीक है, तो आप सब डिबेट इसको समझने आ रहा है ना, मैं पढ़ा जो रहा हूँ? कोई डिफिकल्टी किसी को कुछ है, फेस हो रही है कोई डिफिकल्टी? यस मुरलीधर। नो प्रभु। हाँ सब क्लियर। यस कान ठीक है, सब क्लियर हो रहा है फ्लो आपको? हाँ जी। यस। कोई भी कुछ क्वेरीज हो प्रभु जी, आप सब लोग देखिए, कोई भी कुछ आपको क्वेश्चंस हो, आप क्लास के ड्यूरिंग तो मैं बोलते रहता हूँ कि आपको क्वेश्चन है तो आप पूछिए। यदि आपको घर में यदि आप ये गृह कार्य जब आप कर रहे हैं उस समय आपको यदि कोई क्वेश्चन आया तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप में आप मैसेज कीजिए मुझे पर्सनली, और मैं आपको थोड़े समय में आपको उत्तर दे दूंगा उसका, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रॉपरली जो व्याकरण के जो कंसेप्ट है इसको आप समझिए, बस मेन यही है। हम लोग कोई रश नहीं कर रहे, कोई हम लोग को फास्ट हम लोग को जो भी कंसेप्ट उसको समझना है, ठीक है? 15 डेज लगेगा, थोड़ा कोर्स थोड़ा बढ़ जाए, लंबे थोड़ा टाइम चला जाए, और तो मेनली हमारा जो गोल है वो कंसेप्ट को समझना है, ठीक है? कोई जल्दीबाजी नहीं। यस ओके, समझ में आ रहा है आपको? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। ठीक है, तो मैं इधर क्लास एंड करता हूँ। ओके, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।